नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। पूरे धूमधाम के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। सोशल मीडिया भरा हुआ है। वो चाहे पत्रकार हों, चाहे अफसर हों, चाहे नेता हों। अफसर को हटा दीजिए, अफसर अभी नहीं दिखाई पड़े। पत्रकार हों, चाहे वो नेता हों, मंत्री हों, क्रिकेटर हों, अभिनेता हों, ढेर सारे लोग, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। होड़ मची हुई है, कौन कितना बढ़िया वीडियो बनाता है। और ऐसा जन्मदिन शायद ही अब तक मना हुआ है। और क्यों न मने, 75वां साल पूरा हुआ, 76वां जन्मदिन था आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल पूरे कर दिए। 75 साल, देश की आजादी को कितने साल हुए, संविधान को लागू हुए भी 75 साल हुए। और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन कहा जा रहा है कि बाकायदा एक जो है सुनियोजित तरीके से मनाया गया। और अच्छी बात है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए उस तरीके से। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने उनके प्रधानमंत्री के उनकी स्तुति में, या जिस तरह से उनके लिए वीडियो बनाया, जो अल्फाज, जो संवाद इस्तेमाल किए, वो बड़ी अजीब सी भाव पैदा करते हैं, गुदगुदी लगा देते हैं। कई बार क्षोभ हो जाता है कि ये क्या है। और अगर आप सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो देखिएगा तो आपको लगेगा कि देश में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अलावा और कुछ है नहीं। हालांकि आज ही के दिन चुनाव आयोग ने एक और ऐलान किया और कहा उसने कि पूरे देश में एसआईआर करेंगे। अब अभी देखिए, अक्टूबर में 7-8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देने वाला है कि एसआईआर होगा या नहीं होगा आगे। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर होगा या नहीं होगा, अगर हमको लगेगा कि गड़बड़ी है इसमें तो हम कैंसिल कर देंगे। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार कर सकता था, लेकिन नहीं। चुनाव आयोग के वकील ऐसे भी बोल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप जो है हमारे मामले में दखल दे रहे हो। हम एक स्वायत्त बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, और हमें अपना काम करने का अधिकार है, और हम वही काम कर रहे हैं जो हमको करना है। सुप्रीम कोर्ट खामखा उसमें दखल दे रही है। सरकार के वकीलों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह दखल दे रही है, अच्छी बात नहीं है। वो संसद है, वो राष्ट्रपति, राज्यपाल के निर्णय की बात हो, या चुनाव आयोग हो, कई जगह। एक और घटना आई कि जो खजुराहो में एक मंदिर है विष्णु भगवान का, कहा गया कि वो उनके मूर्ति में ऊपर सर जो है खंडित है, सर के पास कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था। और एक याचिकाकर्ता ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और उस याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने रद्द कर दिया, और ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ये भगवान विष्णु के सिर कटी प्रतिमा के पुनर्निर्माण की मांग को खारिज कर दिया है। इस दौरान चीफ जस्टिस वी.आर. गवई की एक टिप्पणी काफी चर्चा में है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस वी.आर. गवई ने कहा कि जाइए और अपने देवता से कहिए कि उस मामले में खुद कुछ करे। और दरअसल उन्होंने ये भी बताया, और ये भी आम हम सबको जानना भी चाहिए कि ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है खजुराहो का मंदिर। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या दखल दे। और अगर पुरातत्व विभाग को लगता है कि हमको इसको ठीक करना है तो पुरातत्व विभाग कर सकता है उसके रखरखाव के, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी होती है कि जो भी मॉन्यूमेंट हो, जो भी स्थल है जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर आता है, उसकी देख रेख करे, उसको संभाले। और ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर है, कोई मध्य प्रदेश सरकार या किसी व्यक्ति के अंतर्गत नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर है खजुराहो मंदिर। और वहीं ये उसी परिसर में जवारी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति की सिर टूटी हुई अवस्था में है। और इस मामले में राकेश दलाल नाम के शख्स ने क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने की मांग की थी। हालांकि एक ये भी है कि
दलाल साहब ने जो है इसके पहले कोर्ट में आने से पहले गृह विभाग को भी ज्ञापन दिया था और कहा था कि ये ठीक कराइए, लेकिन गृह विभाग ने कोई नोटिस नहीं लिया। गृह विभाग तो 11 साल से मोदी जी की पार्टी के पास है, मोदी जी के पास है। मोदी जी मतलब अमित शाह जी हैं अभी, उनके पहले गृह विभाग राजनाथ सिंह के पास था। और वो सबसे ज्यादा अभी हिंदू का राज तो यही चल रहा है, सारे हिंदू, मुसलमान तो कहीं है नहीं। लेकिन वो निर्णय नहीं ले सके, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई आप आदेश दीजिए। और उसके बाद जब ये गवई साहब ने उसको खारिज कर दिया तो पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार, स्वनाम धन्य पत्रकार गवई साहब को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है, एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। बताइए, हिंदू का खून नहीं खोल रहा है, विष्णु भगवान की मूर्ति को ठीक किए जाने के लिए आदेश नहीं दे रहा है कोर्ट, कह रहा है कि जाइए विष्णु भगवान से कहिए ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। तरह तरह की बातें की जा रही। आज ब्रह्मा के जो मानस पुत्र माने जाते हैं विश्वकर्मा, उनका भी जन्मदिन, पेरियार का भी जन्मदिन, सुबह हमने बात भी की थी। लेकिन मोदी जी के जन्मदिन को लेकर के जिस तरह से मचा हुआ है, होड़ मची हुई है, कौन कितना बढ़िया, कौन कितना ज्यादा बढ़िया बोलता है। ज्यादा बढ़िया मतलब समझ लीजिए आप, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। आर माधवन क्या कर रहे हैं, अभिनेता हैं, सुनिए जरा इनको। 3 घंटे सोता है, जिसकी माँ भी, मतलब माँ एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसके परिवार के कोई भी बाकी लोग गवर्नमेंट में है नहीं या कोई पद पे है नहीं, वो सिर्फ देश के बारे में सोच रहा है कि हर वक्त उनके दिमाग में देश की भलाई है। और लोग उनकी पॉलिसी की निंदा कर सकते हैं या वो लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और वो कहते भी हैं, अगर मेरे पॉलिसी आपको ठीक नहीं लगे तो आइए और हमें बताइए कि हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये खुद कई बार पार्लियामेंट में कह चुके हैं। मुझे लगता है कि ये ट्रू लीडर का एक सही रूप है, और मैं हमेशा अपने प्रधानमंत्री के साथ ही रहूँगा। मैं हमेशा उनको सपोर्ट करूँगा, और अगर मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं तो मुझे बड़ा गर्व भी होगा। जी, हमारे साथ फिलहाल जो है 4 साथी हैं। हमारे साथ हैं संजय भाई। संजय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है, प्रोफेसर हैं, लखीमपुर खीरी में है। हमारे साथ शैलेंद्र भाई है। शैलेंद्र भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। शैलेंद्र भाई झारखंड में है। और हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत। और हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूँ सुनील जी आप ही के पास। और आपने तो बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है, क्या इस तरह से कभी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया किसी का? और पूरा भाजपा दल, भाजपा मीडिया, उसको गटर मीडिया को भाजपा मीडिया भी कहा जा सकता है, और सारे पत्रकार, अभिनेता, कहा जा रहा है कि सबको कहा गया है कि आप वीडियो बना बना करके अपलोड कीजिए। याद है आपको वो मैं भी चौकीदार? उसी तरह से सब वीडियो बना करके, मतलब वीडियो की बाढ़ आई हुई है, आप देखेंगे उस पर जाकर के। क्या कहेंगे आप सुनील जी, क्या है ये? इस तरह की पब्लिसिटी की आवश्यकता प्रधानमंत्री को क्यों पड़ जाती? धन्यवाद धनंजय जी। क्या अभी माधवन साहब का आपने वीडियो दिखाया, कोई किसी को इस तरीके से शुभकामना संदेश भेजता है? ये परंपरा कभी आपने देखी है? किसी शुभकामना संदेश देने का यह स्वाभाविक तरीका है। अपने प्रिय व्यक्ति, अपने आदरणीय व्यक्ति, अपने सम्मानित किसी व्यक्ति के लिए अगर उसके जन्मदिन पर कोई शुभकामना संदेश या उसके वैवाहिक वर्षगांठ के ऊपर कोई वैवाहिक शुभकामना संदेश देने का यह तौर तरीका कभी दिखाई पड़ा जिसको आप आदर करते हैं? जिसके पास औपचारिकता में अगर आपको कुछ कहना है तो कोई बात ही नहीं है। तो बहुत ढेर सारे तरीके हैं, पाखंड और दिखावे के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी प्रधानमंत्री को, जिन प्रधानमंत्रियों को हमने देखा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी और जवाहरलाल नेहरू जी को तो हमने देखा नहीं, उनके बारे में केवल पढ़ा है। लेकिन उनके बाद के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक, सबको हम देख रहे हैं। कई प्रधानमंत्रियों को बहुत नजदीक से देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, नरसिंहा राव जी को देखा, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, चंद्रशेखर जी का मैं मतदाता रहा हूँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के चुनाव को मैंने देखा बहुत नज़दीक से।
इंद्र कुमार गुजराल साहब को देखा गया, तो तमाम प्रधानमंत्रियों को हम देखे हैं, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री को अपना जन्मदिन इस तरीके से मनाते हुए हमने नहीं देखा। और खास तौर से देश में जब कोई प्राकृतिक आपदा होती थी तो लोग बाकायदे घोषित कर देते थे कि हम तो जन्मदिन मनाएंगे ही नहीं, कोई आयोजन नहीं हो। हमने कई मुख्यमंत्रियों को देखा जो जमीनी में मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े पैमाने पर जन्मदिवस उत्तर प्रदेश में अगर मैं याद करूं तो मायावती जी का, बाकी किसी का पुराने नेताओं अगर आप याद करेंगे तो किसी का नहीं याद आता है। मुलायम सिंह जी आप कह सकते हैं कि उस पीढ़ी के बने जमीनी नेताओं में से रहे हैं, या और आप जाइए कमलापति जी को याद कर लीजिए, शंकरानंद जी को याद कर लीजिए, हाल में वीर बहादुर सिंह जी को याद कर लीजिए, तो किसी का मेरी स्मृतियों में नहीं है। अगर आप बिहार की बात कीजिए तो चाहे लालू यादव जी रहे हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हों, चाहे श्री कृष्ण सिन्हा साहब रहे हों, किसी के बारे में जगन्नाथ मिश्रा रहे हों, किसी के बारे में यह नहीं याद आता कि बड़े धूम धड़ाके के साथ समाज के विभिन्न लोगों के पास संदेश भेजा जा रहा हो कि आप संदेश दीजिए, बड़े बड़े विज्ञापन छापिए, वीडियो अपलोड कीजिए। अब पता चला कि आमिर खान एक वीडियो दे रहे हैं, उनका दिखाई पड़ा सोशल मीडिया पर। शाहरुख एक और दिखा देता हूँ, शाहरुख खान का दिखा देता हूँ। शाहरुख खान को तो मैं इस तरह से देखा ही नहीं हूँ, अभी सिर पे अपना टोपी भी पहने हुए। हाँ देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। तो ये मतलब सोच सकते हैं आप कि यह दिखावा नहीं है तो और क्या, और ये स्वाभाविक तरीके से कोई किसी को संदेश भेजता है इस तरह से। और शब्दावली लगभग सबकी एक तरह की है, एक तरह का मतलब दो एकदम अवतार पुरुष बताने में सब लगे हुए हैं। मुकेश अंबानी जी को तो मैंने धीरू भाई अंबानी को भी इस तरह से शुभकामना संदेश भेजते हुए नहीं देखा है। कोई मेरी स्मृतियों में नहीं है, आपने लोगों में किसी ने देखा हो, मुझे तो नहीं याद है कि और एक से उद्योगपति रहे हैं जिनको हमने देखा। मैं घनश्याम दास बिरला को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन के बिरला को मैंने देखा है, राहुल बजाज को हमने देखा है, दलपत सिंघानिया को देखा है, इन तमाम उद्योगपतियों को हम लोगों ने देखा। और उनको बाकायदे मनोज तिवारी जी को भी देख लीजिए। विश्वकर्मा पूजा, सबको बधाई। मगर इसी शुभ दिन को मां हीराबेन ने एक बालक को जन्म दिया जिनको दुनिया नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानती है, पहचानती है और गर्व करती है। 17 सितंबर मैं उनको महामानव बोलूंगा, एक महान दार्शनिक बोलूंगा, एक ऐसा दूरदर्शी जो पिछले 25 वर्षों से लगातार बिना रुके बिना थके, कभी प्रदेश के लिए, पिछले 11 वर्षों से इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं। जब प्रदेश के लिए भी कार्य करते थे तो विजन देश था। गुजरात में चाहे किसी प्रदेश का व्यक्ति आया हो, मैं भी उसी समय उनसे मिला था। सबका ख्याल रखना, फिर 11 वर्षों से पूरे देश को 2047 में विकसित बनाने की एक ठोस योजना के साथ बढ़ता हुआ भारत का एक ऐसा सपूत जो देश के प्रधानमंत्री तो हैं, दुनिया भी जिनको शांति के लिए आशा की दृष्टि से देखती है। मैं मनोज तिवारी उनके साथ सांसद जरूर हूं, लेकिन मैं हर पल गौरव करता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहा हूं। मैं जगत जननी जगदम्बा से, भगवती से प्रार्थना करता हूं उनको चिरंजीवी करें, उनकी शक्ति बनी रहे, ताकि देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित हर वर्ग के लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई नरेंद्र मोदी जी।
जी। आप मतलब आप किस बात के लिए, अब आप इतने पूरे प्रवचन में मनोज तिवारी जी के कोई ऐसी बात हो जिससे इस देश की जनता को के प्रति, इस देश के प्रति एक ठोस योगदान हो मोदी जी का। अब हम सबको याद करते हैं, हम विभिन्न प्रधानमंत्रियों को उनकी उपलब्धियों के लिए, उनके योगदान के लिए, उनकी कमियों के लिए याद करते हैं। हम श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पर्स बंद किए, इसलिए भी याद करते हैं, इसलिए भी हम उनकी आलोचना करते हैं कि उनके कार्यकाल में आपातकाल की स्थिति पैदा हुई। हम नरसिंहा राव जी को उनके आर्थिक सुधार के लिए भी याद करते हैं और इसलिए भी उनकी आलोचना करते हैं कि उनके दौर में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। हम राजीव गांधी को उनके सूचना क्रांति के लिए याद करते हैं, तो इस बात के लिए भी याद करते हैं कि उनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। हम चंद्रशेखर जी को याद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही लोकतांत्रिक सरकार बनाई, इसलिए भी उनकी आलोचना करते हैं कि उनके दौर में बड़े पैमाने पर देश का सोना गिरवी रखा गया था। हम मंडल कमीशन के लागू करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को भी याद करते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि मोदी जी को हम किस बात के लिए याद करें? नागरिकों को बेहतर जीवन देने के लिए कौन से ऐसे काम किए गए हैं पिछले 11 वर्षों में जिसको लेकर के हम गर्व महसूस कर लें? समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाने, तरक्की पसंद समाज बनाने, वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए से कौन से काम किए गए? नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए से कौन से प्रयास किए? किस बात के लिए? सवाल इस बात का है कि अगर आप, ठीक है, मुझे मनोज तिवारी जी की बात से कोई शिकायत नहीं है। हम भी प्रधानमंत्री जी को दीर्घजीवी होने के लिए, बड़ी उम्र के लिए मैं शुभकामना देता हूँ, ईश्वर उनको स्वस्थ बनाए रखे। लेकिन सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर जो ये लाव लश्कर के साथ आयोजन किया जा रहा है, कम से कम ये तो उल्लेख हो कि पिछले 11 वर्षों में देश को क्या हासिल हुआ। अगर आप मनमोहन सिंह जी को आप याद करते हैं कि साहब उन्होंने आम नागरिकों को सशक्तिकरण के लिए सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, तमाम, और हम इसलिए भी आलोचना करते हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लगे और उन भ्रष्टाचार गतिविधियों को रोकने के लिए उनकी सरकार बहुत कामयाब नहीं हो पाई, ये भी उनकी आलोचना होती है। लेकिन जो बातें प्रधानमंत्री जी के बारे में आज कही जा रही हैं, जो चीजें प्रधानमंत्री जी ने कही, उनका भी मूल्यांकन कर लीजिए आप कि क्या हुआ उसका। अगर नोटबंदी लागू हुई तो उस नोटबंदी से हासिल क्या हुआ? कोरोना काल में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए दिखाई पड़े, उस संत्रास से कभी भी लोगों का सामना न करना पड़े, उसके लिए क्या किया गया? किसानों के बारे में जो बातें कहेंगी उनका क्या हुआ? सवाल ये चीज, आप किसी भी राजनेता को कोई राजनेता अपने विचारों के लिए जाना जाता है, वो एक व्यापक चिंतन देता है, उसको हम और आप क्रियान्वित करते हैं। ठीक है सुनील जी, वापस में आता हूँ जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र भाई साहब। सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत। और प्रफुल्ल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। इतने सारे वीडियोज, इतनी सारी बातें, सुनील जी कितनी बातें कह रहे हैं कि आपकी किस बात के लिए आपकी तारीफ की जाए। मैं तो ये भी सोच रहा था अगर यही करना था, 75वां जन्मदिन, बड़ा मतलब 75 साल पूरे हुए, बड़ी महत्वपूर्ण है। तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता है, उनको बुलाते, दुनिया के नेताओं को बुला लेते और एक भव्य समारोह रखते कि देखते कि दुनिया के नेता क्या कर रहे हैं मोदी जी के बारे में। ये सबको भेज कर करके, कोई एक्टर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई टोपी लगाया है, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई ढेर सारे टीवी चैनल वाले पत्रकार भी बोल रहे हैं, सारे भक्त बोल रहे हैं। इतनी चर्चा, आत्मचर्चा, इसको आत्मश्लाघा भी कहते हैं। क्या ये सुनते हुए मोदी जी को या मोदी जी के जो सलाहकार हैं उनको ये अच्छा लगता है इतनी इस तरीके से? जी, सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, इसके औचित्य पर क्या चर्चा की जा सकती है, इनका तो कोई औचित्य कहीं से बनता नहीं है। सत्ता पर आप बैठे हुए हैं, आप जिसको चाहे जो कहलवा लें, जो बड़े बड़े लोग हैं और जिनका स्वार्थ इनसे जुड़ा हुआ है, जिनके बिजनेस फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा फंसी हुई है, वे सभी लोग जयगान कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सामान्य परंपरा है। और उसमें देखिए, हमारे जमाने में पहले जब स्मारिका लोग निकालते थे, सोवेनियर निकालते थे,
तो सभी को एक चिट्ठी भेजते थे कि हमको जो है सो अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं दीजिए। तो उसमें उनके इलाके के सांसद, एमएलए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबों का छपा छपाया संदेश आता था, जिसको स्मारिका में छाप दिया करते और लोगों को बताते थे कि इतने लोगों का हमें समर्थन प्राप्त है। उन मंत्रियों को, राज्यपालों को, मुख्यमंत्रियों को पता भी नहीं होता था कि ऐसा है, उनको कर दिया जाता था, लेकिन उनके ध्यान में नहीं रहता था कि उन्होंने कोई शुभकामना संदेश उनको इस तरह से दिया है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। तो इसी तरह की ये चीज है, आपको शुभकामनाएं ये लोग दे रहे हैं, आप सत्ता में हैं, जाहिर है कि आपके सत्ता के दुरुपयोग को इससे दिख रहा है, वरना सच बोलने का साहस तो किसी में है नहीं। सुनील सर जिस ढंग से बात कह रहे थे वो बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उसके अलावे और कोई बात हो नहीं सकती कि आप सत्ता का और शक्ति का भौड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं श्रीमान। और अगर आपने कोई अच्छा काम किया होता तो भी आपके जन्मदिन को उसी परंपरा में लोग मनाते और वो कोई राष्ट्रीय उत्सव नहीं हो जाता। जहां तक जन्मदिन मनाए जाने की बात है तो लोग अलग अलग तरीके से मनाते रहे हैं, लेकिन इतना समर्थन और इतना कुछ तो कभी नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को पड़ता है, उस दिन बड़ा दिन होता है, उस दिन भी वो आयोजन होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था, भौड़ा नहीं होता था, लेकिन हाँ बोल्ड जरूर होता था, लेकिन इतने स्तर पर नहीं होता था। दूसरा, जो इंदिरा गांधी के जन्मदिन हो या जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन हो, इनको एक एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वह तो एक उस रेखांकित करने वाली बात होती है, उसके साथ मनाया जाता है। इनमें कुछ मनाए जाने की, महापुरुष होने की बड़ी ही जबरदस्त इच्छा है और उस इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि अभी मनोज तिवारी जी ने जिस तरह से उनकी माताजी हीराबेन को याद किया, इसके लिए मनोज तिवारी ने यह तो साबित कर दिया कि नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। तो अब नॉन बायोलॉजिकल नहीं है ये भी लोग अब मान रहे हैं। तो अब इस दिन इनका जन्मदिन जो लोग मना रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि 75वां जन्मदिन नहीं है, ये 76वां जन्मदिन है। 75 साल तो पूरा कर चुके हैं, ये 76वां जन्मदिन है उनका, और जन्मदिन बेकार कह रहे हैं। उनका तो प्रकटीकरण दिवस होना चाहिए ना, उस दिन वो प्रकट हुए थे। जैसे रामचरितमानस की तमाम बातें लोग मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि राम का जन्म हुआ था या राम प्रकट हुए थे। जो पंडित जी लोग पढ़ते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो भी राम जी के जन्म और जयंती की बात बोलते हैं, प्रकट होने की बात नहीं मानते। लेकिन इनको तो प्रकट होने का, इनको तो प्रकटीकरण का ये जानते हैं कि जब गुजरात में जब दंगा हुआ था, जिन्होंने हिंदू मानस के इसका प्रकटीकरण कहा था और कहा था कि ये जो होता है न्यूटन का नियम लागू हो गया, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। तो जाहिर है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रही है। आज भी एक जगह बात कर रहा था मैं, जो इनके जो आर्थिक विचार हैं, आज जो पूरे के पूरे देश में जिस अडानी अंबानी आदि आदि की बात कर रहे हैं, हमारे कई चैनल पर कार्रवाइयां हो रही है, यूट्यूबर्स पर कई पर नोटिस आई है, कई को खबर आया है, कई को मेल आया है कि इन नामों का उल्लेख न कीजिए, वो एक अलग गतिविधि है, लेकिन और इनका कुछ कहना नहीं है। तो लेकिन देश को जिस प्रकार से कॉर्पोरेटवाद में फंसा दिया गया है, इस कॉर्पोरेटवाद यानी कि ये जो कॉर्पोरेटिज्म जो है, कॉर्पोरेट स्टेट की जो बात है, ये तो मुसोलिनी ने, इटली के मुसोलिनी ने तब कहा था कॉर्पोरेट नेशनल की बात। तो ये फांसीवाद का ये प्रमुख सिद्धांत था, और ये 1922 में कहा था, तब ना आरएसएस का जन्म हुआ था और कम्युनिस्ट पार्टियों का भी तब जन्म नहीं हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन इन सब प्रेरणाओं से बाद में चल करके हाँ कांग्रेस पार्टी का जन्म हो गया था। इन्हीं सब प्रेरणाओं से चल करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वगैरह का जन्म हुआ होगा। उस समय में आज भी चर्चा हो रही थी कि प्रेमचंद की जो कहानी थी शतरंज के खिलाड़ी, जो 1924 में आई थी, बाद में सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई, उसमें भी यही कहानी थी कि प्रतीकों की लड़ाई होती है, वास्तविक लड़ाई को प्रतीकों की लड़ाई में बदल दिया जाता है, और वो प्रक्रिया है। अब ये लोग अगर जन्मदिन दे रहे हैं तो भाई जिसका जो है सो, वो कहते हैं ना कि वो कहा कि बैगन अच्छा है कि बैगन खराब है, तो राजा साहब ने कहा एक दिन कि बैगन
खाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो जो मंत्री था उसने भी कहा कि हाँ हुजूर, बैगन खाने के बहुत सारे फायदे हैं। फिर एक दिन राजा साहब को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा बैगन एकदम फालतू सब्जी है जी, कौन इसको बनाता है, इसके खाने के कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा हाँ हुजूर, बिल्कुल इसको बंद करना चाहिए, इसके खाने का कोई फायदा नहीं है। पत्नी ने घर में पूछा, कह रहे एक दिन तुम कह रहे थे बैगन खाने के बहुत फायदे हैं, आज कह रहे हो नहीं फायदे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नौकरी राजा जी की करता हूँ, बैगन की नौकरी थोड़ी करता हूँ। राजा जी जो कहेंगे हम उसको बजाएंगे। मैं बैगन की नौकरी नहीं करता हूँ कि उसको अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ। मैं राजा जी की नौकरी करता हूँ, राजा जी को जो अच्छा रहेगा वही हम कहेंगे। तो लेकिन जिसके अपने मित्र, हितैषी और आसपास के लोग, सचिव अगर उनसे उनकी आत्ममुग्धता को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उनको उनके खाते में निंदा ही जमा होता है। तो अब उसमें क्या कीजिएगा। ये प्रतीक प्रधान जी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, अद्भुत है। जी गब्बर सिंह में जी लाख बुराइयां थी, लेकिन हाँ। उसने रामगढ़ वासियों से कभी खुद को जबरदस्ती जन्मदिन मनाने की शुभकामना ही नहीं दिलाई थी। नहीं, वो तो बात है। देखिए, इन्होंने चूंकि शोले की बात कर दी, उस जमाने में हुआ क्या था और आज भी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। चूंकि आप फिल्म के आदमी हैं और गब्बर सिंह की बात आ गई तो मैं बस एक लाइन कहना चाहता हूँ कि देखिए, गब्बर सिंह जिस जमाने में जहाँ फिल्म बनी थी वहां रामगढ़ में पानी का टंकी था, जहां बिजली नहीं था, आवागमन की सुविधा नहीं था, पानी का टंकी था क्योंकि धर्मेंद्र को उस पर चढ़ना था। तो उस समय की फिल्मों में जो हुआ था कि रूरल फॉर्मेट में अर्बन कंटेंट को भर करके सेल किया जाता था। हमारी भारतीय राजनीति ने भी रूरल फॉर्मेट में अर्बन कंटेंट को भर करके उसको बेचना शुरू किया। अब क्या है कि आज के जमाने में, इमर्सिव मीडिया के जमाने में और ये डिजिटल मीडिया के जमाने में, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इतना तेजी से इनमें आवाजाही बदली हो गई है कि अब किसी का फॉर्मेट सुरक्षित नहीं है। तो आप रूरल फॉर्मेट में अगर अर्बन कंटेंट कहते हैं तो सफल नहीं होगा। और बहुत दिन तक आपने ये काम कर लिया। जो फॉर्मेट और कंटेंट का जो कॉन्ट्राडिक्शन, इस पर फिर कभी बोलूंगा, लेकिन सिर्फ राम मंदिर की चर्चा कर दूं। जो रिलीजियस कंटेनर होता है, जो रिलीजियस आपका उसको क्या बोलते हैं, मैं कह रहा था, कंटेनर होता है, फॉर्मेट होता है, उसमें पॉलिटिकल कंटेंट को भरने में इन्होंने महारत हासिल कर ली। क्योंकि उसके पहले जो हमारे तमाम चीजों की चर्चा होती है, शिव सागर ने, उनका क्या नाम था, रामानंद सागर की फिल्म की चर्चा होती है। जिस दिन, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जिस दिन चंद्रकांता संतति के दर्शक बढ़ गए, उस दिन मैंने सोच लिया और लिखा भी कहा था कहीं, मेरे पास तो प्रमाण नहीं है, कि देश का सौंदर्य बोध बदल रहा है या बदल चुका है। प्रेमचंद ने कहा था 1936 में, जो हुस्न का मय्यार बदलना चाहिए, यानी सौंदर्य बोध बदलना चाहिए। अय्यारी और तिलस्म के खिलाफ, चंद्रकांता संतति के खिलाफ प्रेमचंद की लेखनी का महत्व था। लेकिन प्रेमचंद से अधिक लोकप्रिय जिस दिन चंद्रकांता संतति के लेखक हो गए, भूतनाथ हो गए, उस दिन ही भारत के बदलते हुए सौंदर्य बोध की आहट आ गई थी। और जब हमारा एस्थेटिक सेंस ही बदल गया, अच्छे बुरे का संदर्भ भी बदल गया। तो इस प्रकार के दुनिया जानती है कि भाई जो शादी ब्याह में जो भी आता है, जो पिपही बजाता है, ढोल बजाता है, सब पैसा के लिए बजाता है, तंबू वाला, लाइट वाला, सब पैसा के लिए आता है। जो आशीष बच्चन दे रहे हैं वो शुभकामनाओं के लिए दे रहे हैं। तो ये तो पैसे का खेल है। अभी जो कॉर्पोरेट नेशनलिज्म की बात बताए, जिसको इन्होंने बढ़ावा दिया है, और पूरा का पूरा फांसीबाजी फॉर्मेट है। इस पर आम गरीब जनता क्या करे, हम आम गरीब आदमी का क्या करें। बस इसको टीवी पर देख करके आनंद ले। इतनी बड़ी शादी हो गई, इतना वैभव का प्रदर्शन हो गया, इतनी जबरदस्त हो गई, शंकराचार्य तक की आंखें चुंधिया गई। और जो इधर आलोचना कर रहे थे वहां उन्होंने आशीर्वाद दिया, अपना माला गले में डाल दिया। तो अद्भुत है यह देश। आप निजी कारणों से नहीं चल सकते हैं और अपने निजी उद्देश्यों को सामाजिक फॉर्मेट में डाल करके उसका पॉलिटिकल जो हित है वो चाहते हैं। जी शैलेंद्र भाई, खजुराहो का भी मैंने जिक्र किया था कि खजुराहो में जो कैंपस है खजुराहो मंदिर का, उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति का सर कटा हुआ है। मैं पढ़ रहा था तो खंडित मूर्ति है, उसको ठीक करवाने के लिए, बदलवाने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप जो लेकर के आए हो पब्लिसिटी के लिए लेकर के आए, ये यूनेस्को के तहत विश्व धरोहर है और ये भारतीय पुरातत्व विभाग इसके लिए देख रेख करने वाला है। भारतीय पुरातत्व विभाग भी तो इन्हीं का है, मोदी जी का ही है। और
उसमें ये भी हमने पढ़ा कि उनको जो याचिकाकर्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उन्होंने गृह विभाग को भी भेजा था ये ज्ञापन कि भैया उनको ठीक करवाइए। गृह विभाग ने भी नहीं सुना। अब बड़े-बड़े जो भाजपाई पत्रकार हैं, गटर मीडिया वाले और ऐसे भी हैं, छुट्टे भी हैं कुछ, ढेर सारे छुट्टे पत्रकार भी हैं, जो घूमते रहते हैं इधर-उधर, सींग मारते रहते हैं। आए जाए कुछ नहीं लेकिन सींग मारेंगे। कुछ नहीं पता। ऐसे मूर्खों को कौन पत्रकार बनाया था? सुरेंद्र भाई साहब आप जरा तलाशिएगा, उनको भी 4 गाली देने की जरूरत है कि ऐसे मूर्खों को काहे को पत्रकार बनाया था? पत्रकारिता के पूरे बिरादरी को चौपट कर दिया इन लोगों ने। शैलेंद्र भाई क्या करेंगे? ये जो चुनाव आयोग कह रहा है कि एसआईआर कराएंगे, आप घोषणा करने की क्या जरूरत थी? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि फाइनल वर्डिक्ट वो देगा 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को। अभी ये करने के मतलब क्या करना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगे पे रखना चाहते हैं क्या ये? पहले तो मोदी जी के जन्मदिन से ही बात की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ। ये कविता है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, अभी सुबह सुबह की बात है। तो ये सुबह सुबह की बात है। और आर माधवन जो हैं, जिस तरीके से मोदी जी को बधाई देते हुए कह रहे थे, तो मुझको लगा कि वो चाहते हैं कि मोदी जी अभी और लंबे और दीर्घायु जीवन पाएं और देश को ऐसे ही कंट्रीब्यूट करें जैसे कि वो अभी तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस कंट्रीब्यूशन का मुजाहिरा इस पूरे मुल्क ने देखा। अभी तुरंत जैसे बिहार के भागलपुर में अडानी को जिस तरीके से 1 रुपए के लीज पे हजारों एकड़ जमीन दी गई है, इसके लिए मोदी जी का सफल नेतृत्व जो है तो बहुत जरूरी है। गुजरात के अंदर बॉर्डर से सटे बिजली के लिए, सौर ऊर्जा के लिए जिस तरीके से जमीन का आवंटन किया गया, वो भी मोदी जी के विजनरी होने का और दार्शनिक होने का बड़ा प्रमाण है। जैसा कि वो कह रहे थे, ऐसा दर्शन तो आज तक किसी ने इस मुल्क के अंदर दिया नहीं था कि देखते देखते एक सेठ पे कृपा करो और देखते देखते वो सेठ जो है दुनिया के बड़े पूंजीपतियों में शुमार हो जाए और उसकी दौलत जो है 167% बढ़ जाए। जब कोरोना काल में पूरा देश मर रहा था और बेचारे हजारों मील पैदल चल के थके हारे लोग रेल की पटरियों पे सो गए बेसुध, और उनको ये भी पता न चला कि कब वो जो है से ये उनके ऊपर से ट्रेन गुजर गया और देखते देखते जिंदा इंसान जो हैं वो मांस के लोथड़ों में बदल गए। उन ऐसा दृश्य तो हिंदुस्तान ने देखा नहीं था। ये बहुत ही भयावह अश्लील दृश्य था। तो ऐसे दृश्यों का मुजाहिरा कराने के लिए इस कंट्री को जरूर मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए। और चारण और भाटों की भीड़ तो हमेशा से रहती है, और जिनकी और शाहरुख खान को तो खास तौर से बोलना चाहिए क्योंकि मोदी जी के राज में उनके बेटे को सुधरने का मौका मिला। वो नारकोटिक्स के केस में उनका बेटा जिस तरीके से जेल गया और उसको पूरा हिंदुस्तान ने जिस तरीके से देखा, तो और मोदी जी चुप रहे और हिंदुस्तान की सारी मीडिया जिस गटर मीडिया को छोड़ के जिस तरीके से प्रोटेस्ट करती रही, तो उनकी तरफ खड़ा होने के बजाय वो जाके मोदी जी के बगल में खड़ा होकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो ये उनकी अंतरात्मा की आवाज है, और जिनकी मरी हुई अंतरात्मा हो उनकी आवाज को किस तरीके से कंप्लायंस किया जाए मुझको समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत ही जैसे खतरनाक दौर है। और आपने कहा कि एसआईआर के नाम पे वो जिस तरीके से पूरे मुल्क में उसको कराने की उन्होंने घोषणा की है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को ठेंगे पे ले रहे हैं? जब आपको अपनी औकात की कदर नहीं होती है तो कोई आपके औकात की कदर करने के लिए तैयार नहीं होता है। चीफ जस्टिस के देख रेख में जिस तरीके से वो बेंच को एलोकेट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनते हैं कि वो तय रहता है कि किन किन विषयों को कौन देखेगा। तो जस्टिस मित्तल जो थे उनके लिए जो तयशुदा आर्टिकल थे उसमें पर्यावरण के प्रश्न नहीं थे। तो ये लगता है कि गवई जी की इच्छा से ही वहां भेजा गया होगा। तो गवई जी की इच्छा से वहां गया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का तेजी दिखाया, 20 दिन के अंदर पूरा मामला निपट गया, एसआईटी का रिपोर्ट आ गया, वो भी बंद लिफाफे में रिपोर्ट आया। ये सब मोदी जी के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है जो वो जनता को जैसे वापस लौटा रहे हैं। और ये भी लिख दिया गया कि हमेशा के लिए इसको क्लोज किया जाता है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, तो वो हमेशा के लिए क्लोज हो गया। इसके अलावा एक और जैसे वर्डिक्ट अभी तुरंत सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आया कि अडानी सेठ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अभय दान देते हुए कहा कि भाई इसको भी कोई नहीं उठाएगा। और जिस तरीके से मल्टीमीडिया चैनल के ऊपर से, सोशल मीडिया के ऊपर से
उस कंटेंट को हटाने की बात की गई है। ये भी इसी परिप्रेक्ष्य में मोदी जी के जन्मदिन को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि सुनील भाई ने करते हुए कहा कि किन बातों के लिए देश आपको याद करे। नेहरू को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, मिस इकोनॉमी के लिए, एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम याद करना चाहते हैं, उनकी खूबी और खामियों के साथ, क्योंकि जो नॉन बायोलॉजिकल होते हैं उनके अंदर जैसे थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, खूबियां और खूबियां तो सिर्फ जैसे महामानवों के अंदर हुआ करती है। और महामानव की कसौटी पे जो सबसे बेहतरीन आदमी इस देश में ठहरा है उसका नाम मोदी है। तो ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया है, और वो आदेश ये है कि 74 के बाद से जितने जैसे इस देश के अंदर मूवमेंट हुए हैं, वो गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि उनकी समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए और ये पता कीजिए कि उन आंदोलनों के होने के कारण क्या थे, उन आंदोलनों के पीछे कौन थे और उन आंदोलनों का फिनांस कहाँ से आया। जबकि इनको मालूम है खुद ही कि जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन और झूठा जैसे प्रचार और नैरेटिव खड़ा किया, उसमें ए राजा को जेल जाना पड़ा, कनिमोझी को जेल जाना पड़ा, सुरेश कर्मांडी को जेल जाना पड़ा। तो ये एक डेमोक्रेटिक सरकार के होने का मतलब होता है कि जनता जब जैसे अपने परसेप्शन में कोई चीज को रिसीव करती है तो उस पर कार्रवाइयां होती हैं। बाद के दौर में ये सारे केस जैसे कि अदालत के अंदर ठहर नहीं सके। तो जिस तरीके इन लोगों ने, जिन्होंने जैसे आजादी की कीमत नहीं जानी और आजादी के लिए लड़ाई जिन्होंने लड़ा नहीं और आजादी की लड़ाई में जो दलाली कर रहे थे, तो ये भाटों और चारणों की एक मंडली है जो अपनी अंतरात्मा को मार के उन मोदी के दरबार में सीधा सीधी, कुछ लोग तो फायदे के खातिर लेटते हैं, कुछ लोग ऐसे ही देखा देखी जमींदार के दरवाजे पे चले जाते हैं और उसके यहाँ जैसे उसका यशोगान गाने लगते हैं। तो यशोगान गाने वाले जो चारण होते हैं, कभी कभी आप पंवरिया देहात में होता था कि बच्चा जब किसी के यहाँ पैदा हो जाता था तो उसके यहाँ सोहर गाने के लिए कुछ लोग पहुंचते थे, और थर्ड जेंडर के लोग भी कभी कभी थपड़ी बजाने के लिए पहुंचते हैं। तो देश के अंदर ऐसा ही एक जश्न मनाया जा रहा है, और इस जश्न में शामिल होने के लिए सोहर के एक से एक गवैया, जिसमें आर माधवन का नाम ले लीजिए, जिसमें इनका मनोज तिवारी का नाम ले लीजिए, जिसमें शाहरुख खान का नाम ले लीजिए, अमिताभ बच्चन की तरफ से कुछ आया है कि नहीं आया है मुझको मालूम नहीं है, लेकिन सोहर गाने वालों की इस देश में एक बड़ी भारी मंडली है। वो जैसे हर जैसे जन्मदिन के मौके पे सोहर गाने के लिए पहुंच जाते हैं और उनको बधाई में जैसे कुछ कुछ मिल जाता है। तो इनका हैसियत जैसी यही है। हालांकि शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर थे, आर माधवन के पास भी एक्टिंग की कैपेसिटी थी, और उनको अब क्या चाहिए जिंदगी से सो मुझको मालूम नहीं है। किस रिटर्न गिफ्ट के खातिर वो ये सारा खेल कर रहे हैं ये भी मुझको मालूम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कर रहा है वो आपकी नजर के सामने है। रही बात जो है ये खजुराहो के मंदिर की, तो खजुराहो का मंदिर जो है सो असल में इस देश के अंदर का एक ऐतिहासिक विरासत है, और ऐतिहासिक विरासत को ऐतिहासिक तरीके से अक्षुण्ण रहना चाहिए, ताकि तत्कालीन समय के सांस्कृतिक संदर्भों को समझते हुए उसकी कला और हिंदुस्तान की कलात्मकता की उच्चता को हिंदुस्तान की जनता जैसे एडमायर कर सके और समझ सके कि उनके पुरखों ने क्या बनाया था और उस समय उनकी धार्मिक आस्थाएं क्या थी, वो मनुष्य की सेक्सुअलिटी को कैसे समझने की कोशिश कर रहे थे। इन सारी चीजों का मुजाहिरा वहां से होता है, वहां से ज्ञान निकलता है, वहां से भक्ति नहीं निकलता है। भक्ति मंदिरों से निकलता है, और इस देश में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। बड़े पैमाने पे मंदिर मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा स्वायत्त केंद्र रहे जहां से इतिहास समीक्षात्मक मूल्यांकन की जा सके। इसीलिए वो हर चीज को मंदिर और मस्जिद के एंगल से देखते हुए सब कुछ को मंदिर में बदल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान का पार्लियामेंट भी तो मोदी के राज में एक मंदिर ही हो गया जहां सेंगोल की प्रतिष्ठा की गई। तो ये सारा कुछ जैसे मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझको मंदिर से ऐतराज नहीं है, लेकिन मंदिर आपके व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, और जब आपको कंप्लायंस करना था तो ये हिम्मती लोग भी नहीं ना है भाई। आपके यहाँ गया था गृह मंत्रालय के यहाँ, आप ASI को आदेश देते, मैंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दे देते। तो ये चाहते हैं कि सब कुछ जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुंह से पाक साफ बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए रखा गया है कि यह जैसे एक पवित्र वचन के रूप में इस देश के अंदर प्रतिष्ठित हो जाए। वहां गए थे गवई साहब, जिस तरीके से रिएक्ट किए ये मुझको अच्छा लगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि गवई साहब
एक जगह आप कुछ और दिखाई देते हैं और दूसरे जगह कुछ और दिखाई देते हैं। हर जगह ऐसे ही गवैया आप दिखाई देते, तो शायद इतिहास आपका बहुत आदर के साथ स्मरण करता। लेकिन बहुतेरे ऐसे मौके आए हैं जहां से ये सारे काम हो रहे हैं। अभी तक तो जो है फाइनल वर्डिक्ट आया भी नहीं है, और हिंदुस्तान का जो जनसंपर्क विभाग है, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, वो जो है तुरंत ऑर्डर दे दिया। ये हाईकोर्ट का भी आदेश नहीं है, जिस आदेश के आलोक में यूट्यूबर से जैसे सब उसको वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। मेटा को जैसे नोटिस जारी कर दिया गया, यूट्यूब को नोटिस जारी कर दिया गया, फेसबुक को नोटिस जारी कर दिया गया। तो अब इस देश में आज के दिन विश्वकर्मा पूजा के दिन जैसे जब पेरियार का जन्म दिवस है, तब मोदी के जन्म दिवस के मौके पे हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक अध्यायों के समाप्ति की पुरजोर घोषणा की जा रही है, और अंधेरे का स्वागत करने वाले बलैया ले रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। बस यही इस मुल्क के अंदर अभी हो रहा है। जी, ठीक है। तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप सबके बहुत बहुत आभार। शुक्रिया।